नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। आप देख रहे हैं महापंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। कोरोना के कहर से हर कोई कराह रहा है। विदेशों में स्कूल कॉलेज सब बंद है। देश में भी तमाम परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, लेकिन नीट और जेईई की परीक्षाओं को लेकर घमासान जो है वो मचा हुआ है। एनटीए का दावा है कि तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन देश भर में होने वाली इस परीक्षा का परीक्षार्थी, परिजन और पॉलिटिशियन भी विरोध कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कह दिया है कि यह परीक्षा कराना 1976 में नसबंदी जैसी बड़ी गलती होगी। वहीं यूपी में भी आरओ की परीक्षा का विरोध तेज होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि संकट में जान तो क्यों हो इम्तिहान। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री। स्वागत है सर आपका। परीक्षार्थी हो, परिजन हो या कई पॉलिटिशियन विरोध जता चुके हैं, बावजूद इसके सरकार अडिग है और जेईई और नीट की परीक्षा होनी है। अब जब जान पर आफत आन पड़े तो फिर आखिरकार ये परीक्षा क्यों ली जा रही है, कैसे परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जेईई की परीक्षार्थी रक्षिता सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिताभ सर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था जान है तो जहान है। हम कहते आए हैं जान है तो जहान है। अब जान पर जब आफत बनी हुई है कोरोना काल में, तो फिर परीक्षा कराने की इतनी हड़बड़ी क्यों? इसके पीछे की वजह क्या लगती है सर? ये मुझे जो सबसे हैरानी वाली बात लगी, नीट की, जेईई की परीक्षा हो रही है या आरओ और एआरओ की परीक्षा उत्तर प्रदेश में राज्य का जो लोक सेवा आयोग है वो कर रहा है 20 सितंबर को। इन सबसे भी ज्यादा हैरानी की बात मेरे लिए ये है कि कोरोना से लड़ने के लिए एजुकेशन सेक्टर में हमारी जो नीतियां रहीं कोरोना काल में, उनमें निरंतरता नहीं, एक रूपता नहीं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है भारत की। कभी कुछ, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी नरम, कभी कठोर। बड़ा मुश्किल से हरियाणा को रोका, वरना वो तो स्कूल खोले दे रहे थे पिछले महीने। उन्हें अनाउंस कर दिया था कि स्कूल खोलेंगे। उत्तर प्रदेश ने कहा कि बच्चे नहीं आएंगे, मास्टर आएंगे। एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। महाराष्ट्र कुछ कह रहा, तमिलनाडु कुछ कह रहा, आंध्रा कुछ कह रहा। कुछ यूनिवर्सिटीज ने कहा इम्तिहान कराएंगे, कुछ ने कहा नहीं कराएंगे, बिना इम्तिहान की डिग्री दे देंगे। कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं निरस्त हो गई। इसी उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों की तमाम परीक्षाएं तब निरस्त हो गई कोरोना के चलते। लिखत पढ़त में यह बताया गया कि कोरोना का संकट गंभीर है, जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मरीज 2-3 हजार भी नहीं थे, तब निरस्त हो गई। आज बताया जा रहा है कि नहीं, ज्यादा बढ़ गए, लेकिन अब माहौल ठीक है, अब कराएंगे। तो या तो आप तब गलत थे या आप अब गलत हैं। वही हाल देश पर। जब देश में 500 मरीज थे कोरोना के एक्टिव, पॉजिटिव एक्टिव, तब आपने कहा सब कुछ स्थगित, कोई कहीं नहीं निकलेगा। मकान में है तो देहरी नहीं लांगेगा, फ्लैट में है तो चौखट से बाहर नहीं जाएगा। सांस भी अंदर लो, बाहर निकलना नहीं है, सूरज देखना नहीं है। ठीक माना देश ने। अब आप कह रहे हो कि भाई नहीं, 30-35 लाख आज बच्चा नौजवान देश भर में इस परीक्षा के नाम पर यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करे। 1 सितंबर को, 13 सितंबर को, फिर 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश में इस राज्य स्तर की एक परीक्षा के लिए। क्यों? जिस भय के कारण अभी यूनिवर्सिटीज नहीं खोली, हायर सेकेंडरी कक्षाएं नहीं शुरू की, बेसिक की परीक्षा कक्षाएं नहीं हम लोगों ने शुरू की, और सबसे बड़ी बात, जिस भय के कारण देश की सबसे बड़ी अदालत ठीक से नहीं बैठ पा रही हमारे डर के, वो कह रहे भाई इस पर बात करो, ये इंटरनेट पे आमने सामने बात नहीं होगी ना। देखा दाकी ने कि देखने से कोरोना आ गया, तब
हाई कोर्ट 3 दिन खुलता है, 12 दिन बंद हो जाता है, फिर 2 दिन खुलता है मारे डर के, फिर 22 दिन बंद कर देते हैं, एक चिट्ठी आ जाती है। जिला अदालतों में अलग बवाले जान मचा हुआ, सब बंद हो रहा है। सबकी जान प्यारी है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जो भारत का भविष्य है इसको दांव पर क्यों लगाना चाहते हैं? मैं कहता हूं बच्चा रहेगा तो पढ़ भी लेगा, कुछ कर भी लेगा, पास भी हो जाएगा। सबसे पहली जरूरत क्या है? जैसा है स्वस्थ रहे, यही ना। और क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, जहां हम 25-30 लाख लोगों के साथ एक गैम्बल खेल पाए कि भाई चलिए अगर इसमें 1-2 लाख पॉजिटिव भी आ गए तो हम झेल जाएंगे? उत्तर है नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है कि एक साथ भगदड़ मच जाए तो कुछ हो जाए। अभी तो ट्रेन की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 4 उतरे 6 नए आ गए, ये 6 उतरे तो 4 बैठा लिए, यही ना। ट्रेन समझ लो, ऑटो समझ लो, बस समझ लो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 70 आदमी नए आ जाए और बस में आप बैठा लोगे, नहीं ना। 72 की तो बस ही है कुल, ड्राइवर कंडक्टर मिला के। तब क्या करिएगा? पीजीआई हो, केजीएमसी हो, कोई हो, यहां कहो चाहे चेन्नई कहो, क्या करेंगे? और नाहक ये बवाले जान करने की जरूरत क्या थी? एक धारणा चल रही है, एक विचार चल रहा है देश में कि 0 सेशन कर दें। एक और हम वहां तक सोच रहे। निशंक जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, जो भारत के मानव शिक्षा मंत्री हैं, अब तो शिक्षा मंत्री हैं जी, उन्होंने कहा था कि इस स्कूल के बारे में हम सबसे अंत में चिंतन करेंगे, क्योंकि वहां कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अच्छी बात है, देश उसके साथ है, फिर यहां रिस्क क्यों ले रहे? जो बच्चा कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहा है वही तो इसमें इम्तिहान देने आएगा, या ये सौतेले बच्चे हैं? नहीं ना, ये भी उसी माता पिता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। इनके जान के साथ जोखिम का फैक्टर और स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे के साथ जोखिम का फैक्टर बराबर है। तो अगर एक जगह हमने ये माना कि जोखिम इतना बड़ा है कि अभी खोलने की जरूरत नहीं, तो दूसरी जगह हम कैसे मान सकते हैं? इसीलिए मैंने आरंभ में कहा, स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा जगत से जुड़े मसलों पर हमने एक नीति नहीं बना पाई। क्या यह बेहतर नहीं होता केंद्र का एक स्पष्ट डायरेक्टिव आज से 4 महीने पहले आ जाता कि कोई यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी स्कूल तक तब तक नहीं खुलेगा जब तक केंद्र सरकार इस बात से मुतमईन नहीं हो जाती कि देश में वैक्सीन आ गई और जनता तक पहुंच रही है। क्या एक लाइन की बात यह नहीं हो सकती थी राजाज्ञा कि कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगी? और वैसे भी सरकारों को कहां नौकरी की भर्ती के लिए जल्दबाजी है बताइए? जो भर्ती हो भी जाएगा इम्तिहान तो वो कोर्ट में जाएगा, तब तक तो अगला वायरस आ जाएगा जब तक कोर्ट में झूलेगी परीक्षा। इबोला और डेंगू के बाद ये कोरोना आ गया, तब तक तो परीक्षाएं लटकी हैं अदालतों में, यूपी में। आज का मसला है, मान लो आज परीक्षा करा भी लो आरओ की, आरओ की, क्या करोगे? इसका क्या होगा? इनके कागजों का कहां रखोगे? ये जानी है हाई कोर्ट, 5 साल हाई कोर्ट में फुटबॉल होगा, फिर 1-2 साल सुप्रीम कोर्ट में फुटबॉल खेली जाएगी, तब तक तो दूसरा वायरस आ लेगा। भाई थोड़ा रहम नहीं कर सकते? जो करनी है वो करिए मत, जो अकरनी है उसको करने के लिए लगोट बांध के मैदान में आ जाइए। मैंने इस भर्ती परीक्षाओं को लेकर 2-3 बार बहस की इस मंच पर। मैंने कहा था, एक सुझाव दिया था मनोज जी, लेकिन बाबुओं का तो अपना मिजाज है। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है मुजफ्फरनगर बड़ौत में, यूं तो ऐसे ही चालेगी, तो वही अंदाज है।
मैंने कहा था जो भर्तियां करा चुके हो, कम से कम 30-40 भर्ती है जिनके सारा राउंड हो गए, उनके रिजल्ट घोषित कर दो इस कोरोना में बैठे बैठे ठंडे में कंप्यूटर पर। नहीं, उसमें कोई जोखिम नहीं है। बोले ना ये नहीं करेंगे, हम तो नया रायता बिखेरेंगे। क्या कर लोगे आप अमिताभ जी? हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। यो यो हनी सिंह गाते थे, वो ये अधिकारी गा रहे यो यो हनी सिंह की तरह। मैं समझ ही नहीं पाया, जहां केवल चिट्ठी मिलनी है बच्चे को, नौकरी ज्वाइन करनी है जाके, वो काम हो नहीं रहा। बोले ना 10 लाख 12 लाख की परीक्षा कराएंगे, बस तबियत भुरभुरी हो रही, मन कर गया कि आज एक परीक्षा आप कराई दे। आपके मन करने से लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दे, और जिम्मेदारी कौन लेगा, लाख टके का सवाल यह है। पहले मैं जो अभ्यर्थी हैं उनके पास चलूंगा, फिर राजनेताओं के पास आऊंगा। रक्षिता, मुझे बताइए किस किस्म की आशंका है आप लोगों के बच्चों के मन में? हम लोग के मन में तो इस तरह की आशंका है कि जिस तरह ये कोरोना बढ़ रहा है, हमें नहीं लगता कि साल भर एग्जाम हो पाएंगे जी। और 12th के बाद एक स्टूडेंट की जर्नी इज नॉट अ केक वॉक। उसको नीट के एग्जाम देने हैं, उसको जेई के एग्जाम देने हैं, और भी तरह के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं। हम खुद जेई के एस्पिरेंट हैं, मुझे बीटेक की तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह ये कोरोना बढ़ रहा है, लाइफ में एक ब्रेक की तरह लग गया है। कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं हो रहे, एग्जाम नहीं हो रहे, कब हम लोग एग्जाम देंगे, कब एडमिशन होंगे कॉलेज में, कब पढ़ाई शुरू होगी, कब क्या होगा। जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, हमको नहीं लगता कि साल भर कुछ हो पाएगा। ठीक है, मैं बीएड के एग्जाम हुए, बीईओ के एग्जाम हुए, पर रक्षिता रुको, बाकी साथियों से बात कर लूं, लेकिन आपके लिए मेरे पास एक बात जरूर कहने के लिए है। ये जितने सवाल आपने गिनाए ना, कॉलेज कब खुलेगा, कॉलेज में कैंटीन कब खुलेगी, कैंटीन में मैकडोनल्ड कब खुलेगा, है ना, फला एडमिशन का फार्म कब निकलेगा, ये सब सवाल सामान्य काल के होते हैं बच्चा। भुज में जब भूकंप आया था तो वहां 3 साल तक किसी ने नहीं पूछा कि कॉलेज कब खुलेगा। ये तो पूरी दुनिया में भूकंप है, ये तो पूरी दुनिया में भूकंप है। अशांति काल में शांति काल की अपेक्षा नहीं होती, दुनिया का इतिहास बताता है। जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था इस दुनिया में, तो कौन स्कूल जा रहा था, कौन नीट की परीक्षा में बैठ रहा था? खैर, गुलाम अहमद, आपका तर्क क्या है मित्र? जी सर। जी सर, जब कोरोना के 500 मरीज थे जी, तो उस समय 3 मई को नीट का एग्जाम हो जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन उस समय नहीं हुआ, और आज की स्थिति बहुत भयावह है। तो अभी सभी स्टूडेंट के मन में यही असमंजस है कि एग्ज़ाम कब होगा, और कोई निश्चित इसका डेट नहीं आ रहा है जी। ये स्थिति हमेशा स्टूडेंट के मन में बना हुआ है। क्या ये इस साल एग्ज़ाम होगा या सेशन 0 कर दिया जाएगा। और डे बाय डे जो कोरोना के मरीज हैं वो बढ़ ही रहे हैं, और अभी कोई सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्देश नहीं आ रहा है। इस वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नहीं, आप भी गलत हो ट्रैक पर, असमंजस कहीं नहीं। नीट और जेईई दोनों परीक्षाएं हो रही हैं, आरओ और एआरओ की परीक्षा हो रही है, उनका कैलेंडर जारी हो गया, एंट्री कार्ड भेजे जा रहे हैं। कहाँ असमंजस है? कहीं असमंजस नहीं हो रही कि परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बताइए, अब आप लोग कह रहे हो कि हम तैयारी कर रहे हैं नीट की और जेईई की, पहले विषय तो समझो दोस्त, नहीं तो परीक्षा देके भी क्या करोगे जब विषय नहीं समझ पाए अभी तक। जी। 15 मिनट में आप विषय नहीं समझ पाए तो क्यों समय खराब करेंगे नीट में फिर। खैर, अमित यादव जी, आपका क्या तर्क है भाई? जी, आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थी बिल्कुल हैं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं जी जी। देखिए, जो सर आपने अभी इससे पहले आपने कुछ बातें रखी, क्या
क्या इन परीक्षाओं को करा करके क्या किसी को नौकरी मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन परीक्षाओं को आगे करके जो लाखों लाख नौजवान हैं इनके भविष्य के साथ में क्यों खेला जा रहा है? सबसे पहली बात मान्यवर, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपने पिछली भी डिबेटों में आपने एक बात रखी, मैं आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने पिछली बार कहा था कि मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा, मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा सरकार तक। अब सरकार की मंशा है, सरकार उस बात को माने या ना माने। आप बताइए, जेईई और नीट के लाखों अभ्यर्थी जो गांव शहर से चल करके शहर में परीक्षा देने आएंगे, इनके भविष्य में अगर इनको भगवान न करे कोरोना हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार होगी? कोरोना इतना कॉमन हो गया, उसमें भगवान को बीच में नहीं लाओ। बात करें, बहुत कॉमन है, हो भी सकता है 50-50 में खेलो। अब कोरोना में भगवान का मामला नहीं बचा बेटा, अब तो इतना कॉमन हो गया 50-50 में खेलना होगा। इस सेशन 50-50 में खेलना होगा यादव जी। हाँ, इस सेशन को सर थोड़ा लेट करके इस सेशन को थोड़ा लेट करके ARO का भी जो हमारा एग्जाम है इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं जी। ठीक बात है। मैं सबसे पहले डॉक्टर मनोज मिश्रा के पास आऊंगा, क्योंकि सारा मसला उनके ही पार्टी की सरकार के हाथ में है। बाकी हम सब लोग तो भजन मंडली समझ लो, चाहे ख्याल गाएं, चाहे अंताक्षरी खेले और चाहे भजन गाएं अनूप जलोटा वाले। करना धरना आप ही को है महाराज। मुस्कुरा रहे हैं मनोज जी। एक बड़ा मैं तो देसी सवाल पूछता हूं, मैं नीट और जेईई टाइप की परीक्षाएं तो कभी जिंदगी में दे नहीं पाया, इसलिए मैं तो बहुत सादा आदमी, सादी बात पूछूं। उत्तर प्रदेश में किसी शहर में चले जाओ, मेरी बात आजमा के देख लेना, कल दिन में एक पत्थर उछालो, क्या अगर वो 5 लोगों के सिर पे लगेगा तो उसमें 3 बीएड किए हुए होंगे, ठीक, खाली घूम रहे। तब आपने बीएड की परीक्षा करा डाली, 5,20,000 बच्चों को सड़क पर उतार दिया, बोले तेरा भला करेंगे राम, उतर जा। मैं पूछता रह गया ये करेंगे क्या? इनसे पहले वाले जो इनके बड़े भैया हैं बैठे हैं, 2016 में बीएड किए, 17 में पास हुए, 18 में, 19 में, वो क्या कर रहे हैं? ऐसा तो था नहीं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बीएड की जगह इतनी खाली थी कि त्राही मची थी, कहीं से भी लाओ। ऐसा काम हिंदुस्तान में केवल डॉक्टरों के लिए जरूरी है कि डॉक्टर की कमी है वो पूरी हो। बीएड, टीईटी, आरओ, पीआरओ, ये क्या हो रहा है महाराज? लाखों लड़का तो रोज धरना दे रहा है इलाहाबाद में, लखनऊ में हंगामा मचा है कि नौकरी नहीं मिल रही, और हम है कि ट्रेन चलेगी नहीं और स्टेशन पे भीड़, लाउड स्पीकर लगा के करे स्टेशन पहुंचो। मनोज जी देखिए अमिताभ जी, आपने कई विषय एक साथ मिक्स कर दिए जी। सबसे पहला विषय यह था कि आपने नीट, जेईई और ARO के संबंध में बात करी जी। तो जब से आपकी डिबेट का मुझे आमंत्रण मिला तब से लगातार मैंने भी इस चीज को अध्ययन करने की कोशिश करी, लोगों से जानने की कोशिश करी, जो लड़के थे जो एग्जाम देना चाहते थे, दे रहे हैं इस वर्ष, उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, क्योंकि ऐसे तमाम लड़के, क्योंकि मैं फिजिक्स का हूं, इस नाते भी मेरे से जुड़े हुए हैं और उनके गार्जियंस भी जुड़े हुए, तो मैंने उनको यह प्रश्न किया कि नीट और जेईई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहली चीज तो पहली बात तो यह है कि एनटीए ने डेट घोषित कर दी, इसलिए आज तक, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है कि परीक्षाएं नहीं होंगी। रही आईआईटी जेईई की मेन की बात, तो 1 सितंबर से 6 सितंबर तक 6 दिन परीक्षा होगी और सारी परीक्षा ऑनलाइन होगी। पहली चीज तो उसमें एक साथ भीड़ जुड़ने की गुंजाइश उतनी नहीं है जितनी की अपेक्षित लोग कर रहे हैं बात, ऐसा पहली चीज हम जेईई के संदर्भ में कह रहे हैं। दूसरा बात नीट के संदर्भ में कह रहे हैं कि मेरे साथ एक शिक्षक हैं, उनका पब्लिक स्कूल चलता, वो सेंटर बना है नीट का, तो नीट के स्पष्ट आदेश आए हैं कि एक कमरे में केवल 12 लड़के बैठेंगे और सैनिटाइजर होगा, वहां पर मास्क आवश्यक होगा और हैंड ग्लव्स आवश्यक होंगे। ये स्पष्ट दिशा निर्देश आए, और जिस व्यवस्था अगर ये नहीं होगी तो आपका सेंटर नहीं होगा। मतलब यह कि कोविड-19 के जितने पैरामीटर सारे माने जाएंगे, वो सुरक्षित करिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि आप अगर कोई ये गारंटी ले पूरे देश के अंदर, पूरा विपक्ष और पूरा मीडिया या पूरी सरकार,
कि 2 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा, 6 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा, साल भर में कोरोना खत्म हो जाएगा, या उसकी वैक्सीनेशन पूरे देश में हो जाएगी, या कोई दवा आ जाएगी, तो उतने समय के लिए टाल दिया जा सकता है। लेकिन संभावना के आधार पर लगातार टालना यह अलग विषय है। चौथी बात यह है कि जो लोग गंभीरता से तैयारी IIT और नीट की कर रहे हैं, मैं उनके संपर्क में हूं लगातार, और वो लड़के कंफ्यूज है, बेचारे परेशान हैं कि लगातार रोज डेट्स की चर्चा होती, कभी कांग्रेस के लोग कह देते हैं, कभी दूसरे लोग कह देते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। जो लड़के एकदम फोकस्ड हैं, उनको परीक्षा देने की मन है और वो देना चाहते हैं। लेकिन ये जो बात है, ये कंफ्यूजन जो फैलाया जा रहा है देश के अंदर, इससे उनकी एकाग्रता टूटती है और ध्यान टूटता है। आपकी बात आई, मैं सुनील साजन के पास चलूंगा। 2 बातें जरूर कहूंगा जो सत्ता पक्ष की ओर से आई। एक तो इसको कंफ्यूजन मत कहिए, ये संसदीय लोकतंत्र है। देश की 7, 8, 10 पार्टियों ने, छोटी या बड़ी, इसकी मांग की है। देश के कई निर्वाचित चीफ मुख्यमंत्रियों ने इसकी मांग की है। नवीन बाबू, एक मिनट महाराज, नहीं, अब रुक जाइए, नहीं, अभी रुक जाइए, बाद में। नवीन पटनायक क्या ऐरा गैरा नथु खैरा है? ममता ऐरा गैरा नथु खैरा है? राज्यों के निर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री है भाई, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। लोकतंत्र में ये ठीक नहीं व्यवहार ना। सरकारें आती जाती रहती हैं, जनता से चुना हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति उतना ही पवित्र है। जितने नीतीश बाबू पवित्र, उतने ही ममता जी मेरे लिए पवित्र है। मैं कैसे अंतर कर दूं? जितने अरविंद केजरीवाल मेरे लिए वरेण्य हैं, उतने ही वरेण्य मेरे लिए चंद्रशेखर राव है। दोनों भारत के बोर्ड से चुने हुए लोग हैं। और दूसरी बात, मनोज बाबू, चुनी हुई सरकार निर्णय ले रही है। अरे रुकिए भाई, केंद्र की सरकार चुनी हुई सरकार है और वो भी निर्णय ले रही है। ऐसी हुई कि अगर प्रदेश की सरकारें चुनी हुई है, कोई तो केंद्र की सरकार भी चुनी हुई है, कोई रोक नहीं। लेकिन आप बात उठाने को ही कंफ्यूजन फैलाना बोल दे, मेरी आपत्ति इस पर है। ये कौन कह रहा है कि मालिक आप हो, आप ही निर्णय करोगे? इस पर तो कोई विवाद ही नहीं। लेकिन आप ये कह दो कि ममता बनर्जी कंफ्यूजन फैला रही है, नीतीश कंफ्यूजन फैला रहे हैं, नवीन पटनायक कंफ्यूजन फैला रहे हैं, चंद्रशेखर राव कंफ्यूजन फैला रहे हैं, उद्धव कंफ्यूजन फैला रहे हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। ये लोकतंत्र के मूल स्वभाव के विपरीत है मित्र। ये लोग जनता से निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, इनकी राय का सम्मान होना चाहिए। निर्णय आप चाहे जो करो, कलम आपके पास है, अधिकार आपके पास है, आप जो निर्णय करो। सुनील साजन जी, मुझे याद नहीं आता किसी इम्तिहान के लिए देश के इतने मुख्यमंत्री और इतने राजनीतिक दलों ने कभी आवाज उठाई हो। वरना इम्तिहान तो बाबुओं का मसला होता था, बाबू डेट तय कर देते थे, उसमें परीक्षा हो जाती थी। मुख्यमंत्रियों को पता भी नहीं होता था कि मेरे राज्य में कौन सी परीक्षा होगी कब, क्योंकि परीक्षाओं में मुख्यमंत्री को रुचि भी नहीं होती। ये भी बात सच है, वो दूसरे कामों में लगे रहते हैं। तो मसला ये, यानी कुछ तो बात है। वरना अपने अपने राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल, इसमें कोई भाजपा कांग्रेस का मसला तो है नहीं कि नीट के पक्ष में खड़े होंगे तो राष्ट्रवादी होंगे, नीट के खिलाफ खड़े होंगे तो गैर राष्ट्रवादी हो जाएंगे। इसका मतलब उन लोगों के पास भी चिंताएं हैं। सुनील साजन, देखिए अमिताभ जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि ऐसा नहीं है कि परीक्षाओं के पक्ष में जो खड़ा हो जाएगा वो राष्ट्रवादी हो जाएगा, जो नहीं होगा वो देशद्रोही हो जाएगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। इस बार इसलिए सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की बात इस देश ने बहुत मानी है। प्रधानमंत्री जी ने जब 500 संक्रमित लोग थे तो पूरा देश उन्होंने कहा बंद। जैसा आपने कहा, पूरे देश, दुनिया ने देखा, देश बंद हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली बजाना है, थाली बजाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ताली बजाना है, ताली बजाया। दिए जलाने, दिए जलाए। इसलिए क्योंकि सब पूरा देश मिल करके कोरोना महामारी से लड़ रहा था। एक दूसरी बात, अगर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ना भी कहें, कोई पॉलिटिकल आदमी अगर ना भी कहे, तब भी इस देश के भविष्य को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए अभी मुझे लगता है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये परीक्षाएं नहीं होंगी तो देश रुक जाएगा।
देश क्या रुकेगा अमिताभ जी, पूरी दुनिया रुक गई। और अभी आपने जिक्र किया था कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उस विश्व युद्ध के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और सुना है। पूरी दुनिया ठप नहीं हुई, रुकी नहीं, लोग घरों में नहीं बैठे, तब भी कुछ चल रहे थे, कुछ रुक रहे थे। लेकिन इस कोरोना महाकाल में तो पूरी दुनिया एक साथ रुक गई। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा देश केवल अकेला है कि दूसरा देश आगे निकल जाएगा, या इस देश में ऐसा है कि यूपी पीछे रह जाएगा, बिहार आगे निकल जाएगा। यहां भी सब पूरे देश में कोरोना से लोग लड़ रहे हैं। और आप 30-35 लाख नौजवानों को निकाल करके, मान लीजिए संक्रमण फैल गया तो आपके पास बेड नहीं है, अभी आप दवा नहीं खोज पाए, आप सैनिटाइजर नहीं दे पा रहे हैं, मास्क नहीं दे पा रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल में इंतजाम कैसे है ये सब लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ना है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सरकार अमिताभ जी इस बात को लेकर के ईगो बना ले कि नहीं, दूसरे राजनीतिक दलों ने ये बात कही है, हमारी उनसे विचारधारा नहीं मिलती है, हम इस बात को नहीं मानेंगे और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये अच्छी बात नहीं जी। ठीक है सुनील भाई, मैं हिलाल नकवी साहब के पास चलूंगा। फिर दो बातें लगता है मुझे बहस में आनी चाहिए। एक, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर इम्तिहान के सेंटर में कितना आएगा नहीं आएगा भविष्य का प्रश्न है। हमारे मित्र मनोज जी के भी मित्र होंगे, परिचित होंगे, बनवारी लाल पुरोहित जी गवर्नर थे तमिलनाडु, हैं, उन्हें कोरोना हो गया। उनके राजभवन में बोरा भर के मास्क और ड्रम भर के सैनिटाइजर और बक्सा भर के ग्लव्स, बाबू चपरासी सब बिल्कुल टन दिन भर सैनिटाइजर करते थे हाथ में। हो गया ना। बच्चन साहब, उनके घर कोई आर्थिक संकट था क्या कि ग्लव्स नहीं खरीद पाए इसलिए कोरोना हो गया? बच्चन साहब के ऐसे दिन तो आए नहीं कि 150 रुपया की शीशी नहीं ले पाए थे सैनिटाइजर की, तो हाथ नहीं धो पाए, मुंह में हाथ लगा लिया, बस हो गया। ऐसा तो था नहीं। अरे उनके यहां तो नदी है सैनिटाइजर की भैया। अबजी सब्जी सब सैनिटाइजर की नदी से, टनल से होके जा रही है। लपेटे में आए तो आ ही गए। इसलिए मैं कहता हूं रिस्क बड़ा है। हिलाल नकवी साहब, आपके पास आता हूं एक बुनियादी सवाल लेके। मान लीजिए हमने सारी परीक्षाएं करा डाली, अच्छी बात है। मनोज भाई ने कहा कि एक वर्ग वो भी है जो चाहता है बच्चों का कि मैंने पढ़ा है तो इम्तिहान हो जाए। मैं उस बात से सहमत हूं। हमेशा 2 राय 3 राय रहेंगी बड़े विषय पर, लेकिन विजडम प्रिवेल करनी चाहिए। कई बार बच्चे जिद करते हैं सर्दी में कि हम आइसक्रीम खाएंगे, तो मां और बाप की जिम्मेदारी होती है उनको मना करें। ये आइसक्रीम खाने वाले बच्चे हैं, मान लीजिए, जो कह रहे नीट देंगे, ठीक है, लेकिन हमको मना करना पड़ेगा। मैं एक सवाल उठाता हूं, क्या होगा नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता। एक सवाल उठाता हूं, मनोज भाई आप भी सुन लीजिए। मान लीजिए नीट जेईई से सब का हो गई इम्तिहान और इनका रिजल्ट भी आ गया। आज ही मेरी गृह मंत्रालय के अधिकारियों से बात हो रही थी, अनौपचारिक चर्चा। मैंने उनसे पूछा कि भाई स्कूल्स का क्या कर रहे हैं अनलॉक 4 में, जो गाइडलाइन आने वाली है 2-3 दिन में। तो उन्होंने कहा नहीं, स्कूल और यूनिवर्सिटी इन पर अभी नहीं ध्यान है ना, ये रिस्की फैक्टर है। मान लीजिए सारे इम्तिहान हो गए, बैठे बच्चे फिर भी घर में हैं। अभी ना दिल्ली यूनिवर्सिटी खुली, ना जामिया खुली, ना जेएनयू खुली, ना आईआईटी दिल्ली खुला, ना आईआईटी कानपुर खुला। क्या होगा इनका? ऐसा नहीं कि प्राइमरी स्कूल बंद है, आईआईटी मुंबई भी बंद है और दिल्ली भी बंद है, खड़गपुर भी बंद है, आईआईएम बेंगलोर भी बंद है। नकवी साहब, जी अमिताभ भाई, आवाज आ रही है आपको? जी आ रहे बिल्कुल अच्छी से आ रही। जी अमिताभ भाई, देखिए, हम एक शिक्षक हैं, मूलतः हम शिक्षक हैं, और शिक्षक का मन जो है वो थोड़ा सा विपरीत होता है बाकी राजनेताओं से या बिजनेसमैन से या अन्य लोगों से। और हम यहां के पर जो बात करेंगे, हम किसी राजनीतिक दल को कुछ नहीं कहेंगे अमिताभ भाई, हम सिर्फ बात करेंगे जो हमारे विद्यार्थी हैं जी। हमको चिंता सिर्फ अपने विद्यार्थियों की है,
बाकी कैसे कराना है ये निर्णय सरकार का है, इसलिए सरकार को हम 4 बातें सुना लें, उससे कुछ होना भी नहीं है। अमिताभ भाई वो सुप्रीम कोर्ट जहां पर जज और वकील के बीच की दूरी 30 फीट की होती है, वो भी जो है वो फिजिकल अपीयरेंस हो या ना हो, इसके लिए 7 जजेस की कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि इसका ट्रायल करते हैं हफ्ते में 1 दिन। उनको अपनी जान की इतनी फिक्र है। और जो अमिताभ भाई हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या है? आप सोचिए, एक ऐसे लोग ये जजमेंट दे रहे हैं जो स्वयं पब्लिक में जाने से डरते हैं, नहीं जा रहे हैं। वो जो है वो बच्चों से कह रहे हैं कि नहीं, लाइफ मस्ट गो ऑन। तो क्या सिर्फ बच्चों की ये जीवन चलना चाहिए और कहीं जीवन नहीं चलना चाहिए? एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात अमिताभ भाई, 15 से 16 लाख बच्चे, उनका ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना जाना, उनको केंद्र पर सारी सुविधाएं मिलेंगे। मनोज भाई आपकी बात सही है, उनको 1 नहीं 2 सैनिटाइजर मिलेंगे, लेकिन वो जाएंगे जब अपने घर से और जहां के पर उनका कॉलेज है, उस बीच में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे उनका क्या होगा? मनोज भाई, हर आदमी अपनी गाड़ी अपने स्कूटर से नहीं आ जाता, डग्गा मार बस से जाते हैं। ज्यादातर लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम देखेंगे। और जी अमिताभ भाई, वो विक्रम टेम्पो से जाएंगे और गाड़ियां चल नहीं है, जो ये कहा जा रहा है 50 से 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होगी, तो कैसे वो वहां पहुंचेंगे? गरीब बच्चा कैसे पहुंचेगा? रात में चलेगा, सुबह पहुंचेगा? अमीर लोग तो पहुंच जाएंगे अपनी गाड़ियों स्कूटरों से, उनका क्या होगा? क्या उनका अधिकार नहीं है ये इम्तिहान देकर के पास होने का? मनोज भाई, आप सरकार से पूछिए, आप भी शिक्षाविद हैं, आप उनसे इस बात को पूछिए कि अगर हमारा सेशन जो है वो कितना होता है, एक सेमेस्टर कुल 16 हफ्तों का सेशन होता है। अगर हम 1 अक्टूबर से भी शुरू करते हैं अपना सेशन, तो 16 हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी में पूरा हो जाएगा। हम नवंबर दिसंबर में जो सेमेस्टर ब्रेक होता है नहीं लेंगे, 2 महीने हम शिक्षक जो हैं वो नहीं लेंगे, हम मई जून की छुट्टी नहीं लेंगे, हम जो है वो सेशन 1 जुलाई 1 अगस्त तक पूरा कर देंगे, 0 सेशन नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने आईसीएसई की, सीबीएसई का सबका सिलेबस जो है 30% कम कर दिया है, अच्छा काम किया है। अगर हम जो नीट और जेई का है इसका भी सिलेबस 30% कम कर देते हैं, तो जो हमारा 16 हफ्ते का पूरा कार्यक्रम है एक सेमेस्टर का, वो जो है वो 12 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। और ये हम 30% सिलेबस आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, कल किसी ने नहीं देखा है, आप कहते हैं गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि साल भर बाद क्या होगा। सही कह रहे हैं मनोज भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सितंबर में क्या होगा ये तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा ना मनोज भाई जी। सितंबर में कोरोना भारत में पीक पे होगा, ये तो हम कह सकते हैं। साल भर बाद क्या होगा ठीक है। हिलाल भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। हिलाल भाई, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेकिन बाद आएंगे। सितंबर में क्या जी, होगा? तो इस विषय को फिर जारी रखेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल वही, बहुत वेग बात हम ना भी करें, अति आशावादी ना भी हो, अगर हम ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर मनोज बाबू सिर्फ देखें दुनिया की ओर नजर दौड़ा के 360 डिग्री पर गर्दन घुमा के, तो हमको पता लगता है 200 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है वैक्सीन के लिए, जिसमें 17 प्रोजेक्ट विश्व भर में ऐसे हैं जो तीसरे चरण को पार कर चुके हैं, उसमें 2 प्रोजेक्ट भारत के भी हैं। इसलिए वैक्सीन कब आएगी कि नहीं आएगी वो प्रश्न अब नहीं है, वैक्सीन आएगी। अभी परसों ही हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि 20 बीतने दीजिए, 21 का सूर्योदय होगा तो भारत की वैक्सीन भारत के पास होगी। बहुत दूर भी नहीं गंगा का किनारा, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए मुझे लगता है।
जी, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है। चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। मनोज मिश्रा जी आपके पास भी आएंगे और ये ऑनलाइन की जो आप बात कर रहे थे, जिस तरीके से साइट बैठ जाती है, कई बार हमने देखा है रेलवे की साइट जब खुली तो क्या कुछ हुआ था, पहले दिन आपकी साइट चल नहीं पाई थी, तो इसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा? और नीट के परीक्षार्थी कैसे पहुंचेंगे परीक्षा केंद्रों पर, इसकी भी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब जवाब आप लोगों से पूछे जाएंगे। इस पर चर्चा आगे करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संकट में जान तो क्यों हो इम्तिहान, परीक्षा और परीक्षार्थियों की चिंता के विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ा सवाल अमिताभ जी, जिस तरीके से एनटीए ने तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ली है कि व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, इसका मोटो है एनटीए का एक्सीलेंस इन असेसमेंट। एक्सीलेंस कोई भी स्टूडेंट कैसे दिखा पाएगा जब तैयारी भी भय के माहौल में होगी, और जब वो एग्जाम देने जा रहे हैं, बैठ रहे हैं एग्जाम में, तब भी भय का माहौल है। देखिए, सही मायने में नायकत्व तो तब होता है, मैं इसी विषय पर छोटी छोटी टिप्पणियां सबकी लूंगा, सारे मित्रों की। सच्चा नायकत्व तो वो होता है जब हम अपने आचरण से उदाहरण पेश करें और फिर अपने बाकी लोगों से कहें कि इस पर चलो। बिल्कुल सही। मनोज जी, आपसे शुरुआत करता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट में गया ये नीट का और JEE का मामला, तो जो बात हिलाल नकवी कह रहे थे वही बात थी कि भाई देश नहीं रुक सकता, जीवन नहीं रुक सकता, चलना चाहिए। और ये फैसला वर्चुअल उसमें हियरिंग में सुनाया जा रहा था। इतनी बड़ी डी तो चुनाव में ही होती है, BBIP और जनता के बीच में। जितनी बड़ी डी सुप्रीम कोर्ट में हमेशा है, सीनियर से सीनियर लॉयर खड़ा हो जाए उतनी बड़ी डी है। आप बेंच के पास ना कागज फेंक सकते, ना आपका थूक वहां तक जा सकता, कितने भी बड़े खिलाड़ी हो थूक फेंकने के, ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते वो नहीं जा सकता। फिर भी उन्होंने कहा हम वर्चुअली बैठेंगे। मनोज जी। देखिए अमिताभ जी, आप जब हमें मौका देते हैं तो बात कह लेने दिया कि पक्ष सारे आने चाहिए, सरकार का भी पक्ष आना चाहिए, विपक्ष का भी पक्ष आना चाहिए। जी जी जी। होता क्या है कि लोगों को मौका ज्यादा मिल जाता, हमारी बात ही नहीं पहुंच पाती। ना पूरी बात पहुंचाइए भैया। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आज जो पहले राउंड की डिबेट हुई उसमें कुछ बिंदु मेरे दिमाग में आए। पहला ही बात ये निकली कि जब तक वैक्सीनेशन ना हो जाए, दवाई ना आ जाए, तब तक सारी परीक्षाएं स्थगित कर देनी चाहिए। पहला परिणाम ये निकला। दूसरा परिणाम ये निकला कि भारत का स्कूल और इंस्टीट्यूशन तब तक के लिए बंद रखे जाने चाहिए जब तक ये दवाई ना आ जाए। तीसरी चीज ये है कि जब सब चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं अनलॉक 4 में, तो ये चौथा आपने कहा कि लोकतंत्र, कि जो चुने हुए लोग हैं, तो जो सरकार है वो भी चुनी हुई है। आप निशंक जी को लीजिए, वो मुख्यमंत्री भी रहे, वो सांसद भी हैं और वो मंत्री भी हैं, तो वो भी चुने हुए प्रतिनिधि है। जितना दर्द जनता का विपक्ष को है, उतना दर्द सरकार को भी है, केंद्र सरकार को भी है, प्रदेश सरकार को भी। बिल्कुल होना चाहिए। यह मानना कि विपक्ष सही कह रहा, गलत कह रहा। चौथी चीज, मैं पांचवी चीज ये कहना चाहता हूं कि यह वह विपक्ष विघ्न संतोषी विपक्ष है। इसको गंभीरता नहीं है किसी चीज में। अगर गंभीरता होती तो एयर स्ट्राइक पर ये सवाल ना उठाते, सर्जिकल स्ट्राइक पर ये सवाल ना उठाते। आप सर्जिकल स्ट्राइक तक नहीं जाएंगे, अब पड़ेगा आपको। ना अब आप सर्जिकल स्ट्राइक तक चलवाने नहीं ना, आपको ठीक आगे आपकी बात आगे। मनोज बाबू, आज इतना समय नहीं मेरे पास। एक बात कहूंगा मनोज बाबू पर, बाकी मैं अपने मूल सवाल पर आऊंगा। सुब्रमण्यम स्वामी विपक्ष में नहीं है, ये याद रखिए। बहुत बड़े चिंतक हैं, RSS के प्रिय हैं, तो और भाजपा के बड़े नेता हैं। तो क्या सरकार के सारे निर्णय गलत है? सरकार के सारे निर्णय गलत है। नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं ताकि सनद रहे। इसके अगुआ स्वामी जी हैं, इसके अगुआ स्वामी जी हैं, मायावती जी नहीं। ये ध्यान की, ठीक है, ठीक है। चलो बाबू आगे बता गए, आगे रुकिए भाई। हिलाल नकवी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी कर लूंगा। जो लीडर्स, थोड़ा हम लोगों की तो बात सुना, आ गई बात भाई, विपक्ष के लोग आ गई। आप सर्जिकल स्ट्राइक पर जाएंगे तो कैसे चलेगा? आगे बात आप सुनिए तो। आगे क्या आरोप लगाए? डॉक्टर हिलाल नकवी, ठीक है, रुकिए भाई। अभी हिलाल नकवी साहब, मेरा सवाल वही, जिला अदालत बैठ नहीं पा रही, हाई कोर्ट बैठ नहीं पा रहा, सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल है, और हम कह रहे 30 लाख लड़कों
डरो मत, जैसे जयप्रकाश जी कहते थे इमरजेंसी में, डरो मत अभी मैं जिंदा हूं। मैं जरूरत समझना चाह रहा हूं, अगर यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाओगे तो ये बच्चे करेंगे क्या? जेईई और नीट सब पास करके कबड्डी खेलेंगे क्या मोहल्ले में? छोटी सी टिप्पणी में सबसे लूंगा मित्र इसी पर, नकवी साहब। जी अमिताभ भाई, हम अपनी जो बात कह रहे थे उसके न सिर्फ यही आगे कह रहे थे कि सरकार से सिर्फ एक निवेदन है हमारा, सारे बच्चों की तरफ से एक निवेदन है हमारा कि अगर आपका सेशन जैसे नॉर्मल केसेस में 1 अक्टूबर से शुरू होता था, वो 1 अक्टूबर से ना शुरू होकर के 1 नवंबर या 1 दिसंबर से शुरू होगा तो सेशन 0 नहीं होगा, लोगों का नुकसान नहीं होगा। आप नुकसान का आकलन भी तो कीजिए ना कि अगर आप सितंबर में ना लेकर के इम्तिहान आगे बढ़ा देते तो नुकसान क्या होगा। देखिए, हम अगर नुकसान का आकलन नहीं करते हैं तो हमारा निर्णय जो है वो अक्सर जज्बाती होता है, और इस वक्त सरकार ये जज्बाती निर्णय ले रही है कि नहीं 1 अक्टूबर से हमारा सेशन शुरू हो जाएगा। नहीं होगा, 1 नवंबर या 1 दिसंबर से हो जाएगा तो 0 सेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप खुद भी शिक्षाविद हैं, आप स्वयं भी जानते हैं सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है और कैसे ये आगे। हिलाल भाई आगे बात, सुनील साजन एक बात आपने जो कही है उसका 1 सेकेंड और कह दें अमिताभ भाई, बस 1 सेकेंड अमिताभ भाई। देखिए, हम एक सरकार से आपके मन से और गुजारिश करते हैं कि आप जितना भी निर्णय ले रहे हैं वो मात्र उन लोग बच्चों को ध्यान में रख के ले रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहते हैं या जो राज्यों के अपनी कैपिटल सिटीज में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं। आपकी नजर में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे नहीं है, वो कैसे ये दूरियां तय करेंगे? आपने वो सुविधाएं दी नहीं है और वो सुविधाएं वो रोकेंगे। आप उनके सुनील सिंह साजन, मेरा वही सवाल, दुकान खुलनी चाहिए, मंडी खुलनी चाहिए ताकि देश का पेट भूखा नहीं रहे, मैं तो इतना ही मतलब समझता हूं। और आवश्यक सेवाएं खुली रहनी चाहिए ताकि देश में अव्यवस्था ना हो। पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, मेडिकल स्टाफ है, ये सब रहे, दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, सब खुली रहे, और परचून की दुकान खुली रहे ताकि ननकू और रज्जाक का पेट नहीं भूखा रहे। बाकी जो चीजें स्थगित हो सकती, हमने मेट्रो क्यों नहीं खोली? इसलिए नहीं खोली, सिनेमा घर वाले कई बार गए सरकार के पास, डांट के भगा दिया, बोले सिनेमा देखना जरूरी है क्या, बंद करो अभी। अरे बाद में खुल जाएगा सिनेमा। नहीं, ये तो हमको तय करना होगा ना कि रिस्क के काल में, संकट काल में कितनी रिस्क लें। सुनील साजन, मूलभूत जरूरत वाली चीजें हैं जिससे कोई भूखा न मरे, बिना इलाज के कोई न मरे, और सीमाएं सुरक्षित रहे, डॉक्टर का सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर, वो ठीक रहे। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर देश की चीजें भी होल्ड कर दी जाएं, थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, तो कोई देश बहुत पीछे नहीं जा रहा है। मैं मनोज जी से केवल एक ही बात कहूंगा, विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार का विरोध, विपक्ष का मतलब लोकतंत्र में ये होता है कि सरकार को आईना दिखाना, और कभी कभी जब सरकार भटक जाए या गुमराह हो जाए या घमंड में आ जाए तो उसको सच का आईना दिखाना कि ये इस रास्ते पर देश का नुकसान होगा और इस पे भला होगा। अब क्रिकेट बंद है, इसका मतलब ये नहीं कि खिलाड़ी हमारे खत्म हो गए या जो टैलेंट है वो खत्म हो गया। अगर आज पिक्चर शूटिंग नहीं हो रही तो कलाकार नहीं चले गए। जब देश स्थिर हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, तो लोगों को जान के संकट में डालने से बेहतर है कि थोड़ा और इंतजार कर लें। और इसमें कोई ईगो वाली बात मत मानिए कि विपक्ष के कुछ लोगों ने कह दिया, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने डिबेट कर दी तो हमको इनकी नहीं सुननी है, मोदी जी का अपमान हो जाएगा, भाजपा का अपमान हो जाएगा। ये अपमान छोड़ दीजिए, किसी का अपमान नहीं होगा। देश रहेगा तो सब रहेंगे, देश खत्म हो जाएगा, संकट में हो जाएगा तो रोकना होगा। अमित यादव, परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि आप सर ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछली ऐसी तमाम भर्तियां हैं जिन भर्तियों पे सरकार को रोजगार देना चाहिए। आप हमको बताइए 2016 का ये जो पेपर है, 2017, 18, 19, 20
4 वर्ष हो रहे हैं। आज कोरोना काल के समय में आप ARO का एग्जाम कराने जा रहे हैं, यह सर बहुत ही गलत है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पिछली भर्तियां हैं उन पे रोजगार दे। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जितनी भी भर्तियां हैं पिछले शासनकाल की लगभग 20 से अधिक भर्तियां हैं। मैं सरकार से और माननीय जो प्रवक्ता महोदय हैं बीजेपी के, मैं इनसे सादर अनुरोध प्रकट करना चाहता हूं कि उन भर्तियों को, जो भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हैं, जो कोर्ट कचहरी में मसले पड़े हैं, उनको आप पूरा करिए। कोरोना काल में ये जरूरी नहीं है ये नीट और जेईई क्या हमें रोजगार दे देंगे, ये रोजगार का माध्यम नहीं है सर। मैं तो निवेदन करूंगा पिछली भर्तियां इन भर्तियों को पूरा किया जाए। ठीक है, रुकना होगा, रोकूंगा आपको। रक्षिता, एग्जाम होना चाहिए या नहीं? आप जेईई की परीक्षार्थी हैं। एग्जाम होने चाहिए जी, ठीक है, एग्जाम होने चाहिए। एग्जाम इसलिए होने चाहिए कि हमारे घर में कोई 24 घंटा 4 दीवारों के अंदर नहीं बंद है। हमारे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं किसी काम से, घर का रोजमर्रा का सामान लेने, तो क्या वो संक्रमित नहीं हो सकते? ठीक बात। सिर्फ हमारे जेईई और नीट एग्जाम पे रोज पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, ये हमारे करियर का ठीक है रक्षिता, ठीक है। एग्जाम नहीं होंगे, गुलाम मोहम्मद पढ़ेंगे तब कुछ बनेंगे। रुको बेटा। गुलाम मोहम्मद साहब, इम्तिहान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नीट का, या मुलतवी करना चाहिए अभी कुछ समय? जी, जब तक स्थिति स्थिर ना हो, अभी कोरोना कंट्रोल ना हो, जब तक के लिए थोड़े टाइम के लिए एग्ज़ाम को बढ़ा देना चाहिए, ताकि किसी को ज़्यादा रिस्क ना रहे। वैक्सीन और वो सब अगर आ जाते हैं या दवा कोई वो आ जाती है उसके बाद हो तो एग्ज़ाम ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए अभी स्थगित कर देना चाहिए जो एग्ज़ाम है नीट और जेईई वाले। तो गुलाम अहमद, आपका भी कहना है कि स्थगित होना चाहिए। हालांकि रक्षिता थोड़ा डिफर करती हैं और कहना भी उनका पॉइंट भी सही है कि हम बाहर तो निकल रहे हैं, जिंदगी थमी नहीं है, तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन अमिताभ जी, सवाल यही, हड़बड़ी क्यों है जब तमाम सरकारें, राज्य सरकारें कह लें कि ये बार बार आग्रह कर रही हैं कि एक रिस्क फैक्टर ज्यादा है, और आप एक तरफ साप्ताहिक बंदी इसीलिए कर रहे हैं कि रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा, ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, तो फिर वहां कोरोना का ब्लास्ट भी हो सकता है, कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। और यहां तो नीट के लिए परीक्षार्थी पहुंचेंगे, तमाम हमने देखा है हमारे ऑफिसेज में होती हैं सर, उसके बावजूद लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, फिर ये देश का भविष्य कहां जाएगा? मुझे लगता है 3 बातें जहन में रखनी चाहिए। पहला तो फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है मनोज भाई। परीक्षा भले ही एक केंद्रीय एजेंसी कराए, लेकिन उसकी ढांचागत व्यवस्था राज्य के सिर पड़ती है। जी बिल्कुल, केंद्रीय एजेंसी थोड़ी ना करती, वो तो कलेक्टर गाजीपुर की जिम्मेदारी होगी कि कमरा ढूंढे, हवादार खिड़की हो, उसमें शौचालय सैनिटाइज हो, ये तो कलेक्टर की जिम्मेदारी लगेगी। फिर क्या है, कौन सी एजेंसी है, नेट क्या है नाम उसका, वो थोड़ी ना जाएंगे उनके चेयरमैन वहां कराने। इसलिए राज्यों की से महत्वपूर्ण है व्यवस्थागत ढांचा किसको देना है, राज्य को देना है। बिल्कुल। भारत क्या है, कभी हमने सोचा? भारत राज्यों का समूह है। जवाहरलाल जी ने एक बार कहा था, एक जनसभा में लोगों ने नारा लगाया, भारत माता की जय। उन्होंने प्रश्न पूछा, जानते हो भारत माता कौन है? उन्होंने कहा, एक तस्वीर भारत माता नहीं है, जिसका फोटो हम लोग भी जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं। उन्होंने कहा, इस देश के तब जो भी 70-80 करोड़ जो भी आदमी रहा होगा उनके समय, ये उससे भी कम रहा होगा, मेरे ख्याल से 45-50 करोड़ के आसपास की आबादी रही होगी। उन्होंने कहा, ये सारे लोग मिलकर भारत माता है, वैसे सारे राज्य मिलकर भारत होते हैं। भारतीय गणराज्य, इसीलिए उसको नाम दिया गया, राज्यों का समूह भारत। एक तो वो प्रश्न। दूसरा, जो बात हिलाल नकवी साहब कह रहे थे, बिना आग्रह पूर्वाग्रह के हमको ये ध्यान रखना होगा, हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत है, एक इंडिया है, जिसके बापू के पास मर्सिडीज है, फरारी है, हरारी है, BMW है, गार्ड है, ड्राइवर है।
उसके बच्चों को ये नीट, एनईटी, एआरओ, पीआरओ सब इकट्ठे दिला दो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन ननकू का लड़का भी हकदार है इम्तिहान देने का। वो तो साझे के ऑटो में आएगा भाई साहब, वो तो ऑटो भी अपना अकेले नहीं कर सकता, बाप का बैल बिक जाएगा टैक्सी करके आने में। तो रज्जाक का लड़का कैसे आएगा? शकुंतला की बिटिया कैसे आएगी? आएगी तो कहां रुकेगी? क्या होटल वाले ज्यादा पैसा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं? ये सर्टिफिकेट दिखाओ, ये टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ, आरोग्य सेतु दिखाओ, तब एंट्री मिलेगी होटल में। ये व्यवहार का तो सुविधाएं हैं। जिसका पिता मेरिडियन और ओबेरॉय बुक करा सकता है अपने बच्चे के लिए, उसकी सेहत पर क्या फर्क, चाहे जब नीट कराओ चाहे जब जेईई कराओ। लेकिन भारत उतने तक सीमित नहीं। भारत की बहुसंख्यक आबादी ननकू और रज्जाक की है। वो भारत का मुंह, भारत के शरीर का बड़ा हिस्सा वो है। अगर हम वाजपेयी जी के शब्दों में कहें कि ये देश एक राष्ट्र पुरुष है, तो इस राष्ट्र पुरुष का देह का विशाल हिस्सा ननकू और रज्जाक की आबादी है। कोट पैंट टाई कार घोड़ा गाड़ी वाले लोग तो बहुत सीमित है। दिल्ली मुंबई कलकत्ता में ज्यादा भीड़ में दिखते हैं क्योंकि वहां इनकी घनत्व तो ज्यादा है, लेकिन इन टोटो देखिएगा तो बहुत कम लोग हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, तर्क एक ही होना चाहिए। ईश्वर करे कोई असुविधा ना हो, कोई अनवांटेड सिचुएशन इमर्ज नहीं हो देश में, क्योंकि अंततः हम सब देश, हमारा सबका देश है। लेकिन एक बात तो समझिए, तर्क एक क्यों नहीं हम रखते? हमने कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, क्या बेहतर नहीं होता, ज्यादा तर्कपूर्ण नहीं होता? हम 1 अगस्त को सारी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन के सारे इंस्टीट्यूशंस खोल देते राजाज्ञा से, और फिर उसके बाद इम्तिहान कराते, तो तर्कपूर्ण नैतिकता हासिल होती हमको। यस, सब खोल दिया। हमने क्यों नहीं खोला 1 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक और मुंबई यूनिवर्सिटी तक और पटना यूनिवर्सिटी तक क्यों नहीं खोली, और लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक खोलना चाहिए था ना फिर हमको। हमने आईआईटीज नहीं खोली, हमने राज्य के तकनीकी संस्थान नहीं खोले, किसी राज्य ने नहीं खोले, क्यों? अगर यही तर्क है कि नहीं चलना है, अब चरैवेति चरैवेति चरैवेति, तो शुरुआत फिर यहां से क्यों नहीं हमने की? इतने बड़े बड़े इम्तिहान करा रहे हो तो मेट्रो तो खोल देते उससे पहले। जहां जहां मेट्रो की सुविधा है, गरीब वहीं से कुछ धक्का खा के कहीं पहुंच जाता। क्यों? पैसेंजर, सामान्य पैसेंजर ट्रेनें, मैं फिर रिपीट करता हूं, सामान्य यात्री ट्रेनें अभी भी निरस्त हैं देश में। विशेष प्रयोजन के लिए चलाई गई ट्रेन से ही चल रही हैं। मुंबई में, मुंबई की जो लाइफ लाइन है लोकल, वो सरकारी कर्मचारियों तक सीमित है अभी। उसमें अमिताभ अग्निहोत्री नहीं चढ़ सकता। क्यों? अरे भाई, बारात बुला रहे हो तो जरूरी इंतजाम तो कर दो, पता तो रहे जनवासा कहां है और दूसरी व्यवस्था कहां, जयमाल कहां होगी और खाना कहां बनेगा। आईआईटी के लिए हम इम्तिहान करा रहे हैं, ठीक बात, मान लीजिए। आईआईएम के लिए इम्तिहान करा रहे हैं, अच्छी बात। उनको खोल तो पहले, झाड़ू पोछा तो कराओ तब तक। ये बच्चे आ जाएंगे तो कहां जाएंगे? वहां तो 6 महीने से बंद है, जाला लग गया। क्या हमने उनको खोल दिया? नहीं। अभी कल आईआईटी मुंबई में, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी परिघटना हुई। आईआईटी मुंबई में जो दीक्षांत समारोह हुआ, उसमें डिग्री देने वाला भी वर्चुअल,
डिग्री पाने वाला भी वर्चुअल। वही के बच्चों ने एक ऐप तैयार किया था, क्या सबकी डिजिटल अवतार आए मंच पर और दे दिया, बाकी लोग थे अपने अपने घरों में। जब इतना भय है, वहां कितने लोग आने वाले थे? आईआईटी कोई बरेली कॉलेज बरेली और डीएवी कॉलेज डीएवी तो है नहीं कि 20-25 हजार लड़का हरारा टूट पड़ा। वो तो बहुत इलीट किस्म का संस्थान है। 1000-2000 बच्चे कुल, उतने भी नहीं होंगे पास आउट। सोशल जमीन भी उनके पास बहुत है, मेरा देखा हुआ है आईआईटी मुंबई। सोशल डिस्टेंसिंग से सबको बुला के बैठा लेते, और मुख्य अतिथि भी डर के बारे नहीं आए, बोले ना वर्चुअल मेरा पुतला बना दो और कंप्यूटर से वो पुतला दे देगा हाथ में डिग्री, हम नहीं देंगे। क्यों? ये तो खोलना चाहिए था ना। फिर साहस दिखाएं तो फिर पूरा दिखाएं। पहले मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, या तो परीक्षाएं अभी नहीं करानी चाहिए थी, और अगर कराना चाहते हैं तो मेरे बच्चे आगे चलें, उससे पहले हमको आगे चल के दिखाना चाहिए था देश को। हमको जब मैं बोलता हूं तो निर्बाध रूप से विधानसभाएं आयोजित होनी चाहिए थी। बिल्कुल, 1-2 दिन का सत्र करते हैं, उसमें भी दुनिया का ड्रामा है। टेस्टिंग के साथ नहा के विधायक आ रहे सैनिटाइजर से, बाल्टी ऊपर ही डाल ली, बोले हर 10 मिनट पे इनका वो टेस्ट करो, ट्रू नेट कौन मशीन है, बोले नाक में लगाओ कहीं कोरोना ना घुस गया हो। क्यों? आपकी जान कीमती है, ननकू की बिटिया की जान कीमती नहीं है। ये ठीक नहीं, अदालतें नहीं बैठ रही। कलेक्टर साहब क्या है, चपरासी का कोरोना निकल आता है, कलेक्ट्रेट बंद हो जाता है। सीएमओ के यहां एक कोरोना निकल आता है, सीएमओ का दफ्तर बंद हो जाता है। बोले क्यों? बोले अब इसको सैनिटाइज किया जाएगा, 48 घंटे यहां आदमी नहीं आएगा। ये लोग कहां जाएंगे? मेरी चिंता विक्रम ऑटो है, मेरी चिंता डग्गा मार बस है, जिसमें बच्चा चलेगा। क्या हम ऐसी व्यवस्था करा सकते हैं? आखिरी बात कहता हूं, अगर करा सकते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। लोक कल्याणकारी सरकार की जो अवधारणा है, उसके लिए एक प्रश्न, ये बात अच्छी होगी। सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार या इसकी जो नियंत्रक एजेंसी है परीक्षा कराने वाली, वो ये घोषणा करे कि इस परीक्षा के लिए जिनको भी जहां जाना है, उनको सैनिटाइज किए हुए सुरक्षित वाहन सरकार उपलब्ध कराएगी, उनका एकोमोडेशन सरकार उपलब्ध कराएगी। वहां रसोईया रहेगा जिसका टेस्ट हुआ रहेगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को कोरोना मुक्त खाना मिले, कोरोना मुक्त निवास मिले 1 दिन के लिए, और कोरोना मुक्त यातायात मिले। अगर हम इतना दे सकते हैं तो मैं इस परीक्षा के साथ हूं, अन्यथा मैं कहूंगा स्थगित करिए, रुकिए, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद। बहुत सही कहा सर आपने। एक तो ये बात कि तर्क वही हो जो एक हो और जनता को डाइजेस्ट हो सके, और जो ये सुझाव दिए इसके लिए भी सरकार को इस पर सोचना चाहिए। तमाम गेस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, तमाम परीक्षार्थी जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पॉजिटिव नोट पर चर्चा को एंड करने के लिए अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार को ये सुझाव मानने चाहिए। जान है तो जहान है, ये बात कही जाती रही है और प्रधानमंत्री ने भी इस बात को दोहराया है। तो जान है जहान है, और अब जब काम करना है और हम परीक्षा टाल नहीं सकते, तो कम से कम जो ये सुझाव दिए गए हैं, अमिताभ अग्निहोत्री हमारे एडिटर इन चीफ ने दिए, उस पर अमल सही तरीके से कर ले तो भी देश के भविष्य को हम बचा सकते हैं। आज के लिए महापंचायत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए R9 टीवी, सिर्फ और सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।